everyone and welcome to my YouTube channel. We are going to discuss about Section 21 of Limitation Act 1963. Section 21 जो बात करता है नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव, यानी कि कोई नई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को जोड़ने का इफेक्ट क्या होगा, ये बताता है सेक्शन 21। जहाँ की वाद संस्थित होने के पश्चात कोई नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाए या जोड़ा जाए। कब जोड़ा जाए? वाद संस्थित हो जाने के बाद, और वहाँ जहाँ तक कि उसका संबंध है तब तक संस्थित किया गया समझा जाएगा, तब संस्थित किया समझा जाएगा जब वह इस प्रकार पक्षकार बनाया गया था। मान लीजिए वाद संस्थित हुआ, उसके बाद में कोई नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा जाता है, तो वाद कब से जो लिमिटेशन पीरियड है कब से माना जाएगा? तब से संस्थित किया गया माना जाएगा वाद जब से वह पक्षकार बनाया गया था, तो वहीं से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। इसका प्रोवाइडेड कहता है, परंतु जहाँ की न्यायालय का समाधान हो जाए कि नए वादी या प्रतिवादी को अंतर्विष्ट करने में लोप सद्भाव पूर्वक की गई भूल से हुआ था, ठीक है, और वह यह निर्देश दे सकेगा कि वाद जहाँ तक ऐसे वादी प्रतिवादी का संबंध है किसी पूर्ववर्ती तारीख से संचित किया गया समझा जाएगा। ये पावर दे रहा है कोर्ट को, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट अगर चाहे तो यदि उसे लगता है कि वाकई में जो भूल थी वो सद्भावपूर्वक हुई थी, न्यायालय को यदि लगता है, तो वह तभी बात को किसी पश्चातवर्ती तारीख से संस्थित हुआ माना जाएगा जब उसे संतुष्टि हो जाती है कि जो भूल थी या लोप था वो सद्भावपूर्वक हुआ था, ठीक है, और वह कोई अन्य तारीख में निर्धारित कर सकता है पूर्व जो वाद था वो संस्थित किए जाने से संबंधित, ठीक है। अब चलते हैं इसका सबक्लोज 2। सबक्लोज 2 कहता है कि उपधारा 1 की कोई बात ऐसे मामलों को लागू न होगी जिसमें वाद के लंबित रहने के दौरान हुए किसी हित के समूह निर्देशन या नियागमन के कारण कोई पक्षकार जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाए, और जिसमें वादी को प्रतिवादी या प्रतिवादी को वादी समझा जाए। मतलब ये कि ये जो सबक्लोज 2 है वो ये कह रहा है कि किसी बात के लंबित रहने के दौरान कोई इंटरेस्ट राइज हो रहा है, कोई हित राइज हो रहा है, तो उसके लिए कोई नया प्रतिवादी जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। कोई जो इंटरेस्ट है वो वाद के लंबित दौरान रहने के दौरान राइज हुआ है, तब वहाँ से कोई भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब चलते हैं सेक्शन 22 की तरफ, जो बात करता है चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य। ये कंटिन्यूइंग जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है उसके बारे में बताता है, ठीक है। सेक्शन 22 कंटिन्यूइंग ब्रीच, ठीक है। और तो किसी चालू रहने वाले संविदा भंग या चालू रहने वाले अपकृत्य की दशा में एक नया परिसीमा काल उस समय के दौरान प्रतिक्षण चलना आरंभ होता रहता है जिसमें यथास्थिति ऐसा भंग या ऐसा अपकृत्य चालू रहे। तो इससे सेक्शन 22 ये कह रहा है कि जब कोई कंटिन्यूइंग ब्रीच है तो वो कब से माना जाएगा? प्रत्येक क्षण से माना जाता है, वो जब वह भंग होता है वो तब से एक नया टाइम पीरियड लिमिटेशन शुरू होता है, ठीक है। सेक्शन 23 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके हेडिंग याद रख लेना। ये कहता है उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना नियोज्य नहीं है। सेक्शन 24 बात करता है लिखतों में वर्णित समय की गणना कब से की जाएगी, तो इतना याद रखना ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को निर्दिष्ट करके लिखी गई समझी जाएगी। जो सब लिखते हैं इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को निर्दिष्ट करके लिखी गई समझी जाएंगी। सेक्शन 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट 4 है। सेक्शन 25 जो बात करता है सुखाचारों का चिभोग द्वारा अर्जन यानी ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन। ये कहता है कि जहाँ किसी निर्माण के उपभोग के साथ साथ किसी निर्माण के उपभोग यानी यूज़ के साथ साथ उसमें या उसके लिए, ठीक है, उसके लिए प्रकाश या वायु के प्रवेश यानी हवा पानी आने जाने का जो उपयोग है उसका सुखाचार के तौर पर और साधिकार यानी विद राइट, ओके, किसी विघ्न के बिना और 20 वर्ष तक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विघ्न के बिना बिना किसी डिस्टर्बेंस के रोक टोक के, कब तक? 20 वर्ष तक, 20 ईयर तक शांतिपूर्वक किया गया हो, क्या किया गया हो? सुखाधिकार का प्रयोग। और जहाँ किसी मार्ग या जल सारणी का या किसी जल के उपयोग का या अथवा किसी अन्य सुखाचार का, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी तरह से किया गया हो उपभोग ऐसे किसी व्यक्ति ने जो सुखाचार के तौर पर और साधिकार उस पर हक रखने का दावा करता हो, मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा उसका इजमेंट्री राइट यूज़ किया गया है जो उस पर हक रखने का दावा कर रहा है, और बिना किसी विघ्न के 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक तथा खुले तौर पर, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के शांतिपूर्वक ओपनली किया गया, यानी ये नहीं कि छिपा के किया गया, बिल्कुल
खुले तौर पर किया गया हो, वहाँ प्रकाशीय वायु के ऐसे प्रवेश और उपभोग का या किसी ऐसे मार्ग, जल सारणी, जल के उपयोग अथवा अन्य सुखाचार का अधिकार आत्यंतिक और अजेय हो जाएगा। मतलब कि 20 वर्ष तक उसने बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुले तौर पर ओपनली सुखाचार का प्रयोग किया है, तो वह उसका राइट वहाँ पर एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा। इसका सब क्लॉज 2 कहता है 20 वर्ष की उक्त काल अवधियों में से हर ऐसी काल अवधि मानी जाएगी जिसका अंत उस वाद के संसद किए जाने के अव्यवहित पूर्व के 2 वर्षों के भीतर हुआ हो, जिसमें वह दावा जिससे ऐसी काल अवधि संबंधित है प्रतिवादित किया गया हो। मतलब ये कि यदि वह अपने इस राइट को, एब्सोल्यूट राइट को डिक्लेयर कराना चाहता है कोर्ट में, तो उसे 20 वर्ष के पश्चात 2 वर्ष बीतने से पहले यानी 20 वर्ष के पश्चात 2 वर्ष के अंदर अपना राइट डिक्लेयर कराना होगा। कहाँ? सेक्शन 34 SR यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो वहाँ पर उसे 20 वर्ष बीत जाने के पश्चात 2 वर्ष के भीतर अपना राइट डिक्लेयर करा लेना चाहिए। ये उसका लिमिटेशन पीरियड है। और ये सब क्लॉज 3 कहता है जहाँ की वह संपत्ति जिस पर किसी अधिकार का दावा धारा 1 के अधीन किया जाता है सरकार की हो, वहाँ वह धारा ऐसे पढ़ी जाएगी मानो 20 वर्ष शब्दों के स्थान पर 30 वर्ष शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम सामान्य उपभोग ईजमेंट राइट का लाते हैं तो सामान्य जन के लिए होगा वह 20 वर्ष, और सरकार के विरुद्ध है तो वहाँ पर 20 वर्ष की जगह 30 वर्ष गिना जाएगा, यानी कि 30 वर्ष के बाद ही हम वहाँ पर सुखाधिकार मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि कोई बात इस धारा के अर्थ के अंतर्गत विघ्न नहीं है, जबकि दावेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा हुई बाधा के कारण उस कब्जे या भोग का वास्तविक विच्छेद नहीं हो जाता है, और तब जब तक कि उस बाधा की तथा बाधा डालने वाले या बाधा डाले जाना प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की सूचना दावेदार को हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक वह बाधा सहन न कर ली गई हो या उसके प्रति उपमति न रही हो। अब यहाँ पे मान जाता है जो बाधा है वो कब तक मानी जाएगी। मान लीजिए अगर कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है लगातार, कितने 1 वर्ष तक होनी चाहिए बाधा, तभी उसे माना जाएगा कि डिस्टर्बेंस। और यदि 1 वर्ष तक उसे लगातार वह बाधा पहुंचाई जाती रही है, मतलब किसी ने उसको अपोज किया है, मतलब उसके राइट्स को किसी ने चुनौती दी है लगातार 1 वर्ष तक, तो वहाँ पर उसे ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन राइट नहीं मिलेगा। ये कहता है इसका एक्सप्लेनेशन। ओके,